Welcome to all my dear students. Once again, myself Saurabh Tiwari. Today I am going to teach you mathematics in class 12. So जैसा कि हमने पिछले वीडियो में NCERT की पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कराया था, उसमें 5-6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया था, ठीक ना। बाकी के क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं हो पाए थे, तो आज उन सारे क्वेश्चन को हम पूरा कराएंगे, ठीक। और जिसने पहला वीडियो जाके नहीं देखा था, जाके वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। और हम एक एक क्वेश्चन को आसानी से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्या आपको मैथमेटिक्स में PDF की जरूरत है? आई थिंक हमें लगता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट मैथमेटिक्स में आ रहा है तो आप या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी समस्या को लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं, हम वहां से सॉल्व करके आपकी सारी समस्याओं को दे देंगे, ठीक ना। तो अगर मैथ में हमें लगता है PDF की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं पहली एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन को। देखिए एक्सरसाइज 3.1 का छठा क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। कल मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, तो वहां पे ये जो y की वैल्यू थी मैंने 3 लिख दी थी, बाई मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे अभी हम इसको ठीक कर दे रहे हैं। हालांकि उस वीडियो में हमने बगल में साइड में लिख भी दिया था उसकी वैल्यू क्या आई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से x y z की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस इक्वेशन से x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, अगर ये वैल्यू निकलेगी कैसे, इसके लिए पहले हमें चेक करना होगा जो मैट्रिक्स दी है ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तब हम आसानी से इसको यहां से x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। और मैट्रिक्स इक्वल कैसे होती है? जब उसमें जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, दोनों मैट्रिक्स में इक्वल होने चाहिए, ठीक ना। और जब मैट्रिक्स इक्वल होगी, उसका ऑर्डर इक्वल होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की क्या कर लेंगे, हम कंपैरिजन कर लेंगे, यानी उसकी हम तुलना कर लेंगे। तो फिर वहां से हम x y z की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखिए चलिए पहले क्वेश्चन में, ठीक। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए ये जो मैट्रिक्स दी है और ये जो मैट्रिक्स दी है, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है या नहीं है। देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2, और इसमें कॉलम कितने हैं, 1 और 2। यानी इसमें रो और कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं। यानी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। यानी ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कैसे, गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, hence their corresponding elements are also equal. Comparison is corresponding element। देखो अब इस मैट्रिक्स का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। इसमें A11 कितना है, 4, और इसमें A11 कितना है, y। तो यानी y की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4। अब देखिए A12 इसमें कितना है, 3, और यहाँ पे A12 कितना है, z। यानी z की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, z = 3। इसी प्रकार A21 और इधर A21 कितना है, 1। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक। तो हमें x y z की वैल्यू इसमें निकालने के लिए कह रहा था। तो आपने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स को कंपैरिजन कर दिया, इक्वल मैट्रिक्स थी, इसका ऑर्डर सेम था, x y z की वैल्यू आप निकाल दिए, ठीक ना। अब इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, यहां भी x y z की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है।
ठीक, अब इसमें भी वैसे करेंगे। पहले चेक करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा है, मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। इसमें भी नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। तो ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की क्या कर लेंगे हम, कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पे A11 क्या है ये और यहाँ पे A11 है ये। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 6, जैसे अभी मैंने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ठीक, उसी प्रकार 5 प्लस z इक्वल टू 5, यानी z प्लस 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्योंकि ये भी A21 है और ये भी A21 है। यहाँ पे क्या आएगा x y इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि ये A22 xy है और इस मैट्रिक्स में A22 क्या है 8 है। इस A22 का एलिमेंट इसमें xy है और A22 का एलिमेंट इसमें 8 है। तो अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से देखो z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये 5 इधर आएगा तो यहाँ z इक्वल टू आ जाएगा 0, z की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 6। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा कौन सा हम रिलेशन लगाएं इस दोनों इक्वेशन में हमें x और y की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए कैसे हम इसमें रिलेशन लगाएंगे। एक हमें फार्मूला पता है अलजेब्रा में, वी नो दैट x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इस फार्मूले को नोट कर लेना, ठीक ना, इस फार्मूले को नोट कर लेना और याद कर लेना, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें पहले इक्वेशन में दी हुई है, एक्स वाई की वैल्यू हमें दूसरे इक्वेशन में दी हुई है। तो x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमें क्या रिलेशन मिलेगा, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 6 है, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 8। देन आवर सॉल्यूशन इज 36 माइनस 32 इक्वल टू 4x माइनस वाई टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, तो x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो इधर, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब यहां से देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, एक बार हम +2 लेंगे और एक बार -2 लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू +2 और x माइनस वाई इक्वल टू -2। एक बार x माइनस वाई इक्वल टू 2 लेने पर और एक बार x माइनस वाई इक्वल टू एक बार +2 लेने पर एक बार -2 लेने पर हमें ये वैल्यू इस उठा के इक्वेशन में रखने पर ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक ना। ठीक, अब x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करने पर ठीक, x माइनस वाई इक्वल टू एक बार 2 लिया और x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2x इक्वल टू, इसको सॉल्व करने का ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, यहाँ पे 6 और 2 जुड़ के क्या आ जाएगा 8। तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 8/2 इक्वल टू 4। अब ये x की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू कितनी मिली है 4 माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक, तो ये इधर आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 2, y इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना आया है 4।
ये हमें जब माइनस एक्स माइनस वाई बराबर पॉजिटिव 2 लिया था तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली, 4 मिली, और y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2 मिली। अब एक बार अब ये इक्वेशन लेने पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 टेकिंग निगेटिव साइन, तो देखिए क्या मिलेगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और x प्लस वाई इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट से 6। अब जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर से एक सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, और x क्या है, 2x इक्वल टू ये +2 और ये -2, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 4/2 इक्वल टू 2, और यही वैल्यू x की उठा के इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो यानी 2 माइनस वाई इक्वल टू -2, तो यहाँ से क्या आएगा, ये y उधर चला जाएगा, -2 प्लस वाई बन जाएगा, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 + 2 वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2 लेने पर x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और z की वैल्यू यहां से z की वैल्यू यहां से 0 आ ही रही है, तो हमारा वैल्यू क्या मिल जाएगा, x बराबर इस इक्वेशन से 4 देन y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। अब इसमें x बराबर यहां से x की वैल्यू कितनी आई है, 2 देन y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0। यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक ना। ये इक्वेशन हमें सॉल्व करने पर x y z की हमें ये वैल्यू मिली है, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट देखिए, इसमें भी x y z की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए पहले हमें पता करना होगा ये मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं। तो देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 और 3। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, 1 2 और 3। इसमें कॉलम कितने हैं, 1, एक ही कॉलम है इसमें, ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ही संख्या को पूरी डिनोट कर रहा है, ठीक ना, यानी ये एक ही कॉलम है। इसके अलावा यहाँ कोई नंबर पी क्यू नहीं लिखा है, ठीक ना, तो इसलिए यहाँ पे कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। और इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम इसमें भी है, तो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे लैंग्वेज पहले क्वेश्चन में लिखे थे 6 के पहले पार्ट में, वैसे इसमें भी लिख देना है, ठीक। तो अब x प्लस a11 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें 11 क्या है, 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। यहां से x प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। यहां से y प्लस जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब हम इन तीनों इक्वेशन का यूज करके x y z की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे x y z की वैल्यू हम निकालेंगे। इक्वेशन 2 से देखिए x प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया है, 5। अगर x और z के प्लेस पे हम 5 पुटअप कर दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, y प्लस एक्स प्लस जेड, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहे इसको ऐसे लिख दीजिए, चाहे इसको लिख दीजिए x प्लस जेड प्लस वाई। तो x प्लस जेड के रिप्लेसमेंट क्या पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड से, 8 इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 9। तो y इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1। अब हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 1 मिली है तो हम इसको इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, y की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 1 प्लस जेड इक्वल टू 7। तो यानी z इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 1, यानी z इक्वल टू आ जाएगा 6। z की वैल्यू में कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक,
y यहाँ से देखिए x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 5, यहाँ पे 8 नहीं दिया हुआ, इसको देख लो ठीक ना। तो ये y प्लस 5 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, क्योंकि x प्लस जेड की वैल्यू में 5 दी हुई थी, तो x प्लस जेड के रिप्लेस पर हम यहाँ पे 5 रखेंगे, तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक, अब इस y की वैल्यू को उठा करके हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे, तो यहाँ से मिलेगा क्या 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, तो जेड इक्वल टू आ जाएगा 7 माइनस 4, जेड इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक, अब हमें y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, हमें x की वैल्यू मिली है, z की वैल्यू मिली है, सॉरी y की वैल्यू मिली है और z की वैल्यू मिली है। अब इस y और z की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ y and z in equation first we get x प्लस y की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, z की वैल्यू कितनी निकली है 3 इक्वल टू 9, x प्लस 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 7, x इक्वल टू 2। यानी आपने इन तीनों इक्वेशन का यूज करके x, y, z की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक, तो हम यहां पे लिखेंगे x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। जी हमारी x, y, z की क्या आ गई वैल्यू आ गई। इन तीनों इक्वेशन का यूज करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे ये मैट्रिक्स दी हुई है, पहले सबसे पहला काम हम यही करेंगे, इन तीनों मैट्रिक्स की कंपैरिजन कर लेंगे। यानी ये दी हुई मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, तो 3 इक्वेशन यहाँ से में बन जाएंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का यूज करके x प्लस जेड की वैल्यू निकाल ली और इस x प्लस जेड की वैल्यू को उठा के पहले इक्वेशन में रख दिया, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। जैसे ही हमें y की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन थर्ड में देखो, अगर y के रिप्लेस में हम 4 पुटअप कर देंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। और जैसे y और z की वैल्यू मिल गई इक्वेशन फर्स्ट में, अगर हम y और z की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक ना, ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक, कोई मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें से ए बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में हम सॉल्व करके आ रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, फिर से वही कह रहा हूं। देखिए लिखेंगे कैसे, एज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। और ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, कैसे पता करोगे, बार बार वही मैं समझा रहा हूं। इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है और इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। तो as two matrix are equal, their corresponding elements are also equal. Comparing their corresponding elements, we get. तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अब a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -1, इसको मानो इक्वेशन 1, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं। अब इधर देखो 2a प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि a12 2a प्लस सी है और इस इक्वेशन में a12 5 है। और 2a माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन 3, और यहाँ से 3c प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 13, इक्वेशन 4। अब इन चारों इक्वेशन का यूज करके हमें a b c d की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब ये हमारे सामने चारों इक्वेशन दिए हुए हैं, अब कैसे क्या करें हम इन सब की वैल्यू को निकाल करके इसको सॉल्व कर लें। यहां से देखो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहां से इक्वेशन थर्ड से देखो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a बराबर क्या आ जाएगा b की वैल्यू क्या मिल गई 2a। अब इसी b की वैल्यू को उठा के अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो
ए माइनस 2a इक्वल टू -1। हमने क्या किया, इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया, तो b की वैल्यू 2a थी, तो यहाँ से आ जाएगा a और -2a, माइनस a इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, a इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा। जैसे ही a इक्वल टू 1 मिला, अब a की वैल्यू उठा के इसमें हम रख देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। इसको कुछ इक्वेशन मान लीजिए 5, ठीक ना। तो a की वैल्यू हम इक्वेशन 5 में रखिए, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू b, यानी b इक्वल टू कितना आ गया 2। a और b की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक ना। a और b की वैल्यू कैसे मिली, इक्वेशन 1 और 3 का यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। अब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन सेकेंड का यूज कर लो, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड वी गेट, अब हमें क्या मिलेगा, अब a की वैल्यू अगर इसमें हम रख दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू हमारी कितनी आई, 1, तो a के इस प्लेस पे हम 1 पुट कर देंगे, 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, यानी 2 प्लस c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। c की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 4 में देखिए c की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमें d की वैल्यू मिल जाएगी। 3 इंटू इक्वेशन 4 देखो सॉल्व करना है, c की वैल्यू कितनी है 3, 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, यानी 9 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। यानी चारों इक्वेशन का यूज करके हमने a b c d की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक ना। अब इसको लिख लीजिए, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी मिली थी यहाँ से 1, b की वैल्यू कितनी आई थी 2, c की वैल्यू कितनी आई थी 3 और d की वैल्यू कितनी आई थी 4, ठीक ना। ये ए बी सी डी की हमें वैल्यू मिल गई, ठीक ना। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक। अच्छा, अगर ये आपको पता करना हो ये हमारा आंसर राइट है या नहीं, जो ए बी सी डी की वैल्यू आ रही है क्या राइट आ रही है कि नहीं, एग्जाम में तो आंसर दिया नहीं रहेगा, तो जो भी वैल्यू निकाल लोगे आप उस पर सेटिस्फाई हो जाओगे, हाँ सही है गलत आपको वहाँ आंसर का पता नहीं होता है। लेकिन अगर आपको सस्पेंस है कि ये जो हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाले हैं, अगर आपको पता लगाना ये सही है नहीं, तो जो तुम्हारी वैल्यू आई है, जो तुम्हारी मैट्रिक्स दी हुई थी क्वेश्चन में, उसमें उठा के रखिए और उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, उसके दूसरा जो मैट्रिक्स दी हुई है उसमें जो एलिमेंट्स रहने चाहिए वो दोनों अगर इक्वल आ जाएंगे, तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स की वैल्यू तुम्हारी आई है वो इक्वल आई है। कैसे, देखो इसको सॉल्व करके जल्दी से बता देते हैं। आंसर अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, देखो ए की वैल्यू आप कितना निकाले हो 1, तो ए की प्लेस में हम 1 पुट कर देंगे। बी की वैल्यू कितना निकाले हो 2, तो बी की प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। 2 इंटू का साइन, ए की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है 3, चलो। और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई है 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी निकाले हो 2, इसी तरह इसमें 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी निकाले हो 3 और प्लस डी की वैल्यू कितनी निकाले हो 4। अब देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1 आएगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 5 आएगा और 2 1 जा 2, 2 में 2 गया 0 आएगा और 3 3 9 प्लस 4 कितना आ जाएगा 13। आप देख रहे हैं ये इसको सॉल्व करने के बाद ये जो इस राइट हैंड साइड में आर एच एस में जो मैट्रिक्स दी हुई है वो इक्वल एल एच एस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने जैसे इन चारों की वैल्यू इसमें पुट किया, इसका इन ए बी सी डी की वैल्यू उठा करके इसमें रख दिया, तो आपको ये जो राइट साइड में मैट्रिक्स दी गई है उसकी वैल्यू सेम वही वैल्यू आ रही है। तो यानी जो आपकी वैल्यू ए बी सी डी की आई है वो एग्जैक्ट राइट है। अगर इसमें से एक भी एलिमेंट मैच ना करे,
एक भी एलिमेंट अगर मैच ना करे तो आपकी वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू रॉन्ग है। ये आप पता लगा सकते हैं जब आपको सस्पेंस हो हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो ये एक मेथड था, आप जो आंसर आपका आए उसको सीधा उस इक्वेशन में रख दीजिएगा और जो तुम्हारे आरएचएस में जो मैट्रिक्स दी गई हुई है उसके क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चाहे जैसे भी क्वेश्चन आएगा अब आप सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, जल्दी से उसको कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखो अब दो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट है जहां आई क्या नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और ये उसका ऑर्डर है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है ये जो मैट्रिक्स है कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ कब ये कोई मैट्रिक्स स्क्वायर, वही क्वेश्चन है कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, कह रहा है जब m इज लेस देन n, जब n जो है n से छोटा हो जाए, m इज ग्रेटर देन n यानी m जो है n से बड़ा हो जाए, m इक्वल टू n, m n से बराबर हो जाए, n o t इनमें से नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। जिसको डिफिनीशन स्क्वायर मैट्रिक्स की याद है वो क्वेश्चन कर ले गया। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के डिफिनीशन में बताया था, जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है, 3 रो और 3 कॉलम है, तो यानी ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक ना। अगर ये 3x4 की या 2x3 की मैट्रिक्स हो जाती तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाती। अगर m इज ग्रेटर देन n हो जाता या ये 3x4 की मैट्रिक्स हो जाती या m इज ग्रेटर देन n हो जाता, ऐसे कंडीशन में ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, बराबर हो, यानी आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट है, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में कह रहा है 3x, सेम वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन अभी आप लगाते चले आ रहे हो, x y z की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक ना। इसमें क्या अब आपके सामने आंसर भी रखा हुआ है, ठीक ना। अब इसको देखिए, जब ऑप्शन आपको मिल जाए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके सामने है, इसी ऑप्शन का यूज करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम x की वैल्यू ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इस अभी मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया अगले क्वेश्चन में कि अगर आपको आंसर चेक करना, जो आपने x y a b c d की जो वैल्यू भी आपने निकाला था उसमें मैंने इक्वेशन में रख के बताया था, तो वैल्यू राइट जो आरएचएस में जो इक्वेशन दी गई हुई है, जो मैट्रिक्स दी गई हुई है उसके बराबर आ गई थी, तो यानी कि जो आपकी वैल्यू ए बी सी डी की आई थी वो राइट आई थी। अब इसमें आपका क्या करिए, x की वैल्यू जरा ये उठा के रखिए इसमें, तो क्या 0 हमें मिलेगा, क्योंकि ये भी a11 है और ये भी a11 है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दी होगा, -1/3 और प्लस 7 है। और देखो इसको जब ये 3 से 3 कट जाएगा, -1 में +7 को ऐड करोगे ये +6 आ जाएगा, तो यहाँ तो +6 है ही नहीं है, यहाँ तो 0 आ रहा, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरे ऑप्शन पे चलिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, तो अब इसको छोड़ देते हैं। तीसरे ऑप्शन पे चलिए, तीसरे ऑप्शन में y = 7 दिया है, चला यहाँ पे रख दिए y = 7, यानी 7 + 1 = 8 आना चाहिए, यानी a21 8 आना चाहिए। हाँ ये तो आ रहा है, a21 8 दे रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए x बराबर -1 और देखो y बराबर 8 तो दे दिया। अब इसी ऑप्शन में देखो x की भी वैल्यू दी हुई है, ध्यान से देखना, y बराबर 8 पे तो मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो रही है, इसी ऑप्शन में x की भी वैल्यू दी है, तो x की भी वैल्यू रख के देखिए इसमें, 3 × -2/3, तो 3 से 3 कट गया, +7, -2 + 7 आ जाएगा +5, तो यहाँ तो 0 आ रहा है, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब इस मैट्रिक्स में देखिए x = -1/3 दिया हुआ है, तो रख दीजिए 3 × -1/3, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 में +7 को ऐड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू 6 आ रही है, लेकिन a11 की वैल्यू तो यहाँ तो 0 आ रही है, तो ये भी जब ये नहीं सेटिस्फाई हुआ, इसके सेटिस्फाई होने से क्या होता है, तो ये भी आंसर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यानी जो x y की वैल्यू दी हुई थी उनमें से एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी नॉट पॉसिबल टू फाइंड, राइट हो जाएगा, ठीक ना।
आज आपने NCERT की पहली एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है, ठीक ना।